हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो जैसा कि हमें पता है हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर सॉल्यूशन, और उसमें हमने बात कर ली है पिछली क्लासेस में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, और हमने बात कर ली कंसंट्रेशन एंड इट्स एक्सप्रेशन की। इसके बाद हमने इंडेक्स क्वेश्चंस की भी बात कर ली थी जो कि कंसंट्रेशन पर बेस्ड हैं। आज की हमारी क्लास जो रहेगी, आज की हमारी क्लास रहेगी बच्चों टॉपिक सॉल्युबिलिटी के ऊपर। किस टॉपिक पर? सॉल्युबिलिटी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सॉल्युबिलिटी। द टॉपिक सॉल्युबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं इसको एक बार। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर है एक, और उस बीकर में हमने 1 लीटर ऑफ वाटर फिल कर रखा है। कितना बच्चों? 1 लीटर ऑफ वाटर हमने क्या कर रखा है? इसमें फिल कर रखा है। अब इस 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट। क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों? हम ऐड कर रहे हैं इसमें सॉल्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने इसमें ऐड कर दिया। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये सॉल्ट जो है इस वाटर में क्या हो जाएगा? ये इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होकर ये क्या बना देगा? एक सॉल्यूशन बना देगा, है ना। ये बातें हम कर चुके हैं। अब हम क्या करें, इसी सॉल्यूशन में जब आपने वाटर में सॉल्ट ऐड करके जो सॉल्यूशन बनाया है, इसी सॉल्यूशन में हम थोड़ा और अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा क्या ऐड कर दिया बच्चों? थोड़ा सा और अमाउंट सॉल्ट का ऐड कर दिया। वो भी क्या हो जाएगा? इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा? फर्दर सॉल्यूशन थोड़ा और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। मान लो हमने जिद कर ली, हमने थोड़ा और सॉल्ट ऐड किया, हमने थोड़ा और सॉल्ट ऐड किया, हम इसमें सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं। क्लियर? एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करोगे तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्ट इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर हुई बात? इट मीन्स ये जो सॉल्वेंट है आपका वाटर, ये अपने अंदर एक कोई मैक्सिमम अमाउंट है, उतना ही क्या कर सकता है? वो डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर? इसके बाद हम इसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्ट या फिर कोई भी सॉल्यूट हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की वो एक कैपेसिटी होगी कि अपने अंदर कितना वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर? यही बच्चों इस सॉल्वेंट की क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है। जहां तक हम रुक गए, जिसके बाद हम कोई भी सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो वही उसकी क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो बच्चों ऐसे हम सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। The maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature। यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डिसॉल्व कर पा रहे हो किसी सॉल्वेंट में, वही उसकी क्या बच्चों? वो है उसकी सॉल्युबिलिटी। तो ये हुई सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। अब थोड़ी सी बात इसके बारे में और करते हैं। किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो हमने बात की कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी? किसी भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर पाओगे, उसके बाद उसमें सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर पाओगे। नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये सॉल्यूशन हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? The solution to which no more amount of solute can be added at a specified temperature. The solution to which no more amount of solute can be added at a particular temperature is known as saturated solution. तो ये जो solution बना है हमारा, वो solution कैसा है? ये एक saturated solution है, because इसमें हम further amount of solute add नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? अब दूसरी बात हमने solubility definition में क्या की थी? It is the maximum amount of solute। अब हमने बात की इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट की। किसमें बच्चों? किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो हमें पता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होती है? ये होती है बच्चों कंसंट्रेशन। क्या होती है बच्चों? कंसंट्रेशन होती है।
तो अगेन सॉल्युबिलिटी हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी अपने आप में क्या बच्चों, कंसंट्रेशन है। कौन से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, ये उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है जिसमें हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं। और वो सॉल्यूशन को हमने क्या नाम दिया बच्चों, उस सॉल्यूशन का नाम दिया हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी की एक और डेफिनेशन होगी आपकी, सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो बच्चों बात। तो ये हुई बात सॉल्युबिलिटी की, सिंपल। तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई बच्चों, दो तरीके से हमने बात कर ली। पहला तरीका था क्या, कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हो वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है। और जो सॉल्यूशन जिसमें आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, वो हो गया सॉल्यूशन बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो ही क्या होगी, एक तरह से सॉल्युबिलिटी हो गई। क्लियर हो बच्चों बात। तो ये हुई टर्म सॉल्युबिलिटी क्लियर। अब बच्चों हमें बात करनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। तो बात करते हैं बच्चों। तो जो मेन फैक्टर्स होंगे जो हमें डिस्कस करने हैं वो रहेंगे आपके नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला होगा आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर रहेगा बच्चों आपका टेम्परेचर। कौन सा आ गया, टेम्परेचर। एंड थर्ड फैक्टर रहेगा आपका प्रेशर। तो तीन फैक्टर्स होंगे बच्चों जो सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तीन फैक्टर्स होंगे जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर है बच्चों आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर आपका टेम्परेचर एंड थर्ड फैक्टर रहेगा आपका प्रेशर। तो वन बाय वन बात करते हैं बच्चों इसकी। तो सबसे पहला जो फैक्टर आपका वो फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों टर्म आती है, वो आती है लाइक डिसॉल्व्स, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यानी जो जैसा है वो अपने अंदर वैसे को ही क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। जो जैसा है उसमें कौन डिसॉल्व होगा, उसमें वैसा ही डिसॉल्व होगा, जैसे को तैसा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि जो पोलर सॉल्यूट है, जो क्या बच्चों, जो पोलर सॉल्यूट है वो डिसॉल्व किसमें होगा, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। एंड जो नॉन पोलर सॉल्यूट है आपका, नॉन पोलर सॉल्यूट जो है बच्चों वो किसमें डिसॉल्व होगा, वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। यानी जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें इजीली डिसॉल्व होगा कौन, पोलर सॉल्यूट। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें इजीली डिसॉल्व होगा बच्चों कौन, नॉन पोलर सॉल्यूट। क्लियर हुई। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था केमिकल बॉन्डिंग, याद आया कुछ। उसके अंदर एक टॉपिक था पोलैरिटी। क्लियर। वहां से उस टॉपिक से हम क्या डिसाइड कर पाएंगे, उस टॉपिक से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट पोलर है या फिर नॉन पोलर है, एंड एट द सेम टाइम कोई भी सॉल्यूट पोलर है या नॉन पोलर है। तो विद द हेल्प ऑफ पोलैरिटी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 11th, नाउ वी कैन डिसाइड वेदर the solute is polar or non-polar, and so is the solvent. And we know that the like dissolves like, it means the polar solute is dissolved in polar solvent easily, and the non-polar solute is dissolved in non-polar solvent easily. तो ये हुआ बच्चों आपका पहला फैक्टर, that is nature of solute and solvent. एक ही बात याद रखनी है इसमें, क्या बच्चों, like dissolves like, like dissolves like, like dissolves like. गुड। तो क्लियर हुआ ये। अब हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर की। कौन से फैक्टर की बच्चों, सेकंड फैक्टर की। तो सेकंड फैक्टर है बच्चों हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। याद करो बच्चों, once upon a time in class 11th
देयर वाज एन इक्विलिब्रियम। याद आया कुछ? तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो हमें पता है कि सॉल्यूशन किससे बनेगा बच्चों? सोल्यूट और सॉल्वेंट जब हम आपस में मिक्स होंगे तब वो मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे तो एक तरह से सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो बच्चों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जब मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस प्रोसेस पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था किसने? किसने एक्सप्लेन किया था बच्चों? ली चैटर्लियन ने। अगेन in the same chapter of class 11th, that is the equilibrium, we discussed the ली चैटर्लियन principle. याद आया कुछ? कुछ याद आया? तो ली चैटर्लियन प्रिंसिपल क्या था बच्चों? याद करो थोड़ा सा। याद आया? शाबाश, है ना। क्या था? If a constraint such as change in temperature, pressure or concentration of a reactant or product is applied on a system in equilibrium, then the equilibrium will shift so as to tend to counteract the effect of the constraint. Clear? If a constraint such as change in temperature, pressure or concentration of a reactant or product is applied to a system in equilibrium, then the equilibrium will shift so as to tend to counteract the effect of constraint. सिंपल बात करें तो कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है उसके रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की किसी भी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर में आप क्या करोगे? वेरिएशन करोगे तो इक्विलिब्रियम खुद को कुछ इस तरह से शिफ्ट करेगा कि वो क्या हो जाए? इफेक्ट जो आपने अप्लाई किया है वो नलिफाई हो जाए, वो क्या हो जाए? वो काउंटर हो जाए। क्लियर? हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो ली चैटर्लियन प्रिंसिपल में हमने क्या बोला था कि यदि कोई भी प्रोसेस, है ना, चाहे फॉरवर्ड हो या फिर बैकवर्ड हो, कोई भी प्रोसेस बच्चों यदि एक्सोथर्मिक है, कोई भी प्रोसेस क्या बच्चों? यदि एक्सोथर्मिक है, कोई भी प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इक्विलिब्रियम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी प्रोसेस चाहे आपका फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो कैसा बच्चों? एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड के लिए बात कर रहे हैं। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो उसके जस्ट ऑपोजिट यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों? शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? और यदि फॉरवर्ड प्रोसेस आपका, हम फॉरवर्ड की ही बात कर रहे हैं, यदि फॉरवर्ड प्रोसेस आपका बच्चों कैसा है? एंडोथर्मिक है। यदि फॉरवर्ड प्रोसेस कैसा है बच्चों? एंडोथर्मिक है, तो ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी यदि प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर राइज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। क्लियर? दोबारा सुनो ध्यान से। कोई भी प्रोसेस चाहे फॉरवर्ड हो या फिर बैकवर्ड हो, यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर राइज करने पर इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट शिफ्ट होगा। यदि कोई भी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, चाहे वो फॉरवर्ड हो या फिर बैकवर्ड हो, टेम्परेचर राइज करने पर इक्विलिब्रियम उसी तरफ शिफ्ट होगा, है ना। हमने यहां पर फॉरवर्ड की बात की है। फॉरवर्ड की बात क्यों की है? बिकॉज हमने क्या बनाना है बच्चों? हमें बनाना है सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर हमें क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड की बात करें तो पता चलता है कि यदि प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा बच्चों? कि सोल्यूट जब सॉल्वेंट में मिलकर सॉल्यूशन बनाएगा, सोल्यूट जब सॉल्वेंट में मिलकर क्या बनाएगा? एक सॉल्यूशन बनाएगा, तो वो प्रोसेस यदि एक्सोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस वो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस सोल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों? सोल्युबिलिटी होगी आपकी डिक्रीज। क्या होगी बच्चों? सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी? यदि टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो? राइज कर रहे हो। क्लियर? दूसरी बात करें, यदि सोल्यूट का सॉल्वेंट में मिलना और सॉल्यूशन बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी फॉरवर्ड की हम बात कर रहे हैं, यदि ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है, तो जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा बच्चों? फॉरवर्ड में। यानी किधर शिफ्ट होगा? वो सॉल्यूशन की साइड शिफ्ट होगा, यानी सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा, सोल्यूट सॉल्वेंट ज्यादा मिक्स होंगे। इट मींस सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर? यदि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट
का मिक्स होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर राइज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एंड इफ इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस देन ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। क्लियर हुई बच्चों बात? अब बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर केस पर, और केस क्या है हमारा? गैस इन लिक्विड। किसी लिक्विड में आपने क्या डिसोल्व कर रखा है बच्चों? एक गैस डिसोल्व कर रखी है। तो हमें बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड थोड़ी डिटेल में बात करनी है, इसलिए हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को इस पर्टिकुलर केस पर अप्लाई करते हैं। यानी किसकी बात करें बच्चों? हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करें बच्चों, क्या बात करेंगे कि कोई कंटेनर है हमारे पास जिसमें आपने एक लिक्विड ले रखा है, और उस लिक्विड में आपने क्या मिक्स कर दी बच्चों? गैस इसमें क्या कर दी? डिसॉल्व कर दी। अब जो सॉल्यूशन बना है ये गैस इन लिक्विड का, इस सॉल्यूशन के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, हमें ये बात करनी है। तो बच्चों हमने अभी अभी बात की है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन जो बना रहे हैं, यदि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर राइज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर राइज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। एंड इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ऑन राइजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। क्लियर? तो एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कब? टेम्परेचर राइज करने पर। अब हमें यदि पता चल जाए कि ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि टेम्परेचर राइज करने पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों बात करें कि इसमें, इस सॉल्यूशन में लिक्विड में क्या आपने मिक्स किया है? इस सॉल्यूशन में आपने लिक्विड में मिक्स किया बच्चों गैस। तो जब गैस लिक्विड में मिक्स होगी तो एक तरह से जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रही है। लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रही है ना। एंड वी नो दैट द कन्वर्जन ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन, इज नोन एज कंडेंसेशन। तो हम इस प्रोसेस को, जब गैस मिक्स हो रही है किसमें? लिक्विड के अंदर, तो इस प्रोसेस को काइंड ऑफ कंडेंसेशन बोल सकते हैं। एंड वी नो दैट कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस है बच्चों? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट मींस जब आप किसी भी लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हो तो वो कैसा प्रोसेस है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और हमें पता है कि जब कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों डिक्रीज। क्लियर? तो इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड, the solubility of gas in liquid decreases on rising the temperature because it is an exothermic process. Clear? दूसरा हम और बात करें इसके फेवर में, एक बात और भी कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया, कैसा सॉल्यूशन बनाया हमने सॉल्यूशन बनाया गैस इन लिक्विड। सॉल्यूशन बनकर रेडी है बच्चों। तो मान लो इसका हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं बच्चों? राइज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्यूशन में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो डिसॉल्व हो रखे थे, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई बच्चों? काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? सिस्टम से एस्केप कर जाएंगे। वो सिस्टम से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज इट्स कंसंट्रेशन, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो दीज आर द So that is the effect of temperature on solubility of gas in liquids. तो दो फैक्टर्स की बात कर ली बच्चों हमने। पहला फैक्टर था आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसके अकॉर्डिंग क्या था? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और दूसरा फैक्टर था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने बात की थी ली-चैटलियर प्रिंसिपल की। क्लियर हुई? अब अगला जो फैक्टर है हमारा, जो इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को, वो रहेगा बच्चों आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कौन सा इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक इसको पढ़ के आना है आपको। तो आज की हम एक बार ब्रीफिंग करें तो आज हमने क्या क्या पढ़ दिया बच्चों? आज हमने स्टार्ट किया था सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। दूसरी डेफिनेशन क्या दी थी बच्चों हमने इसकी? हमने बोला इट इज द concentration of a saturated solution. The concentration of a saturated solution is known as solubility. उसके बाद हमने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी की। तो पहला था आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें हमने बात की लाइक डिसॉल्व्स लाइक की।
और दूसरा फैक्टर था बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने बात की थी ली चैटलियर प्रिंसिपल की, जिसके अकॉर्डिंग यदि प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर राइज करने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, और यदि प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। और हमने एक केस की बात की थी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, और उसमें हमने डिस्कस किया दैट ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। क्लियर? तो ये हुई बच्चों बात आज की। अगली हमारी क्लास के अंदर, अगली क्लास में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर हम बात करेंगे बच्चों किसकी, हेनरीज लॉ की, किसकी, हेनरीज लॉ की। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक ये पढ़ के आना है आपको, हल्का सा हेनरीज लॉ पढ़ के आना है। ओके बच्चों, ओके, विद दीज वर्ड्स हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।